आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। राजभवन में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है, सरकार बनाने का दावा पेश किया है। तो कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो देखिए, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की है एनडीए ने, और इसके बाद अब नए सिरे से सरकार के गठन की प्रक्रिया का आज पूरा दिन आगाज हुआ है, जहां पर आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं नीतीश कुमार और उसके बाद दावा पेश करते हैं सरकार बनाने का। और कल का इंतजार है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है। अब नीतीश कुमार बतौर एनडीए नेता कल गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के बतौर एनडीए नेता नाम का प्रस्ताव किया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की थी। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, और इसके लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें बड़े दिग्गज नजर आएंगे। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, जिसके बाद विधानसभा भंग हो गई है। इसके बाद 20 नवंबर को नए प्रतिनिधि मंडल का शपथ ग्रहण होगा। इस नई सरकार में बीजेपी विधायक दल ने नेता का चुनाव कर लिया है और सम्राट चौधरी एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस फैसले के साथ ही राज्य में सत्ता बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। नई सरकार किसानों, युवाओं और विकास कार्यों पर फोकस करेंगे। तो देखिए, राज्यपाल को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है, और ऐसे में फिर से सम्राट चौधरी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद की भी शपथ वो भी लेंगे, और ऐसे में कल शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया गया है। इस दौरान एनडीए के वो 5 दल की मजबूती देखने को मिलेगी। रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यक्रम में रूप साय सलाम ने अध्यक्ष और यज्ञदत्त शर्मा ने उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में राज्य सरकार ने वन उपज और आदिवासी हितों को मजबूत दिशा देने का संकल्प दोहराया है। उनकी लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने दायित्व में सफल हो। प्रदेश के करीब 12-13 लाख लोग वनों, तेंदुपत्ता और वनोपज पर आधारित हैं। उनकी जीविका उससे चलती है, और इनका काम होगा उनको और आगे बढ़ाना, विकास। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिले में 29 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न सड़क, जलापूर्ति, सामुदायिक ढांचा और जन सुविधा से जुड़े परियोजनाओं की शुरुआत की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्य क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए विकास को नई गति देंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जन सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में समान विकास को प्राथमिकता दे रही है। स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने नई परियोजनाओं को लेकर खुशी जताई और सरकार का आभार व्यक्त किया है। तो मुंगेली में 29 करोड़ से देखिए किस तरीके से लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जहां विकास की दिशा में ये बड़ा कदम। विकास कार्यों में क्षेत्र को नई गति इसके माध्यम से मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से ये कहा गया।
का लोकार्पण और भूमि पूजन आज मुंगेली में हुआ है। नगर पालिका का, लोक निर्माण विभाग का, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ये सभी काम थे। मैं मुंगेली की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुंगेली नगर पालिका का नए कार्यालय के भवन के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। नालंदा परिसर का निर्माण मुंगेली में होगा और इसके लिए भूमि पूजन किया है। मुंगेली क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो, मुंगेली शहर का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं। मुंगेली आगे बढ़े, जिला मुख्यालय के अनुरूप मुंगेली का विकास हो, इसके लिए हर तरह का सहयोग करेंगे। आज जो मांग की गई अलग अलग वार्डों में विकास के लिए लगभग 7 करोड़ की राशि, उसे भी देने की घोषणा की है। तो निश्चित रूप से मुंगेली तेज गति से आगे बढ़े, ये मेरा पूरा सहयोग रहे। यूपी में बड़ा टेरर प्लान और फंडिंग को लेकर जांच एजेंसियों की जांच जारी है, जिसे लेकर महोबा, कानपुर, बरेली और ग्रेटर नोएडा में छापेमारी चल रही है। कानपुर से खरीदी गई 2 सेकेंड हैंड कारों के जरिए आतंकी मॉड्यूल का राज का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ समेत 5 डॉक्टर दीपावली के आसपास बड़ा धमाका करने की फिराक में थे, जिसे लेकर आज एटीएस, एनआईए और आईबी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए बरेली पुलिस पहुंची और रडार पर 2 बड़ी मीट फैक्ट्रियों को लिया। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी टेरर फंडिंग केस में यूपी एटीएस छापेमारी कर रही है और इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी के दस्तावेज खंगाल रही है। और इस बीच ये महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको दे दें, जहां एटीएस को मिली है मदरसों में छानबीन करने की जिम्मेदारी, जहां मौलाना और छात्रों की पूरी जानकारी एटीएस को दी जाए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ साथ देखिए, क्योंकि लगातार जांच जारी है, मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पर नियम भी लागू किए गए हैं, जिसमें आपको अपनी जानकारी बतानी होगी। फैमिली बैकग्राउंड, मोबाइल नंबर, स्थायी पता देना होगा। ये नए नियम लागू किए गए। आधार कार्ड और पहचान पत्र एटीएस ऑफिस में सबमिट कराना होगा। और इसी के साथ प्रक्रिया सर्वे नहीं, सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है। तो देखिए, अब मदरसों की भी जांच की जाएगी कि कहीं उसकी आड़ में कोई आतंकी साजिश तो नहीं रची जा रही है, कहीं इससे तो कोई सुराग, इससे तो कोई कनेक्शन नहीं। इसके सबूत खंगालने के लिए जरूरी है कि डिटेल्स ली जाए। और अब वही डिटेल्स लेने के नियम बना दिए गए हैं, जहां मौलानाओं को डिटेल्स अपनी देनी होगी, छात्रों को डिटेल्स देनी होगी और प्रबंधक को भी अपनी डिटेल्स देनी होगी। ये नियम लागू कर दिया गया है। मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों दोनों पर ही ये नियम लागू है। और अब बांदा से बड़ी खबर, दिल्ली धमाके के बाद एटीएस ने मांगा है मदरसा डेटा। बांदा में मदरसों की जानकारी जुटा रही एटीएस, जहां छात्रों, मौलवियों का पूरा ब्यौरा एटीएस ने मांगा है। तो 25 मदरसों से स्टाफ, स्टूडेंट्स विवरण तलब। आदेश मिलने पर ही जानकारी देंगे अधिकारी। तो रब्बानिया मदरसा प्रिंसिपल बोले पत्र नहीं मिला। तो 2 मदरसों को सरकार से मिलता है वित्त पोषण, देश हित में पूरा डेटा उपलब्ध कराएंगे प्रिंसिपल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप देखिए, क्योंकि डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। 25 मदरसों से स्टाफ, स्टूडेंट्स विवरण तलब किया गया है और इसी के साथ आदेश मिलने पर ही जानकारी देंगे अधिकारी। तो दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद यूपी एटीएस तेजी में आ गई है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एजेंसी ने बांदा सहित कई जिलों से मदरसों से जुड़े डाटा की मांग की है। तो एटीएस ने खास तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों, उन्हें पढ़ाने वाले मौलवियों और प्रबंधक स्टाफ की विस्तृत जानकारी तलब की है। तो इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि एटीएस का पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन वो जानकारी तभी साझा करेंगे जब निदेशालय से औपचारिक आदेश मिल जाएगा। तो बांदा जिले में इस समय कुल 25 मदरसे हैं, अस्थायी और स्थायी श्रेणियों में संचालित हैं, जिनमें सैकड़ों छात्र इस वक्त पढ़ रहे हैं। जो आप प्रकरण बता रहे हैं, इस संबंध में एंटी टेरर स्क्वाड से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है दिनांक 15/11 का, और उसमें बेसिकली इलाहाबाद के लिए उन्होंने इकाई मांगी गई थी, सूचना वहां से। अब क्योंकि इस संबंध में अभी भी निदेशालय से कोई भी सूचना नहीं मांगी गई है, तो हमने उनको यही, अभी हमारी तरफ से पत्र का जवाब जाएगा कि हमारे बांदा जनपद में कितने मदरसे हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं
और जो हमारे अनुदानित मदरसे हैं उनके टीचर कितने हैं, इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। और कोई खास विवरण ज्यादा हम दे दें कि अभी स्थिति में नहीं है, निदेशालय से कोई आदेश प्राप्त होने पर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इस तरीके का कोई पत्र हमारे पास नहीं आया है आधिकारिक रूप से, और जब आएगा तो जो जो चीज़ें वो मांगेंगे उसके हिसाब से हम उसको देंगे, अवगत कराएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बहुत मर्तबा हमसे जानकारी मांगी गई, जब जब जो जानकारी मांगी गई हमने दी है। तो पत्र आने के बाद जो जो जानकारी उन्होंने मांगेंगे वो देंगे हम। इस निर्देश को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई निर्देश आधिकारिक रूप से आया नहीं है, तो मैं इसके बारे में क्या बताऊँगा। सोशल मीडिया में आपने देखे होंगे कई समाचार चल रहे हैं। सोशल मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एटीएस के द्वारा मदरसों की जांच हो रही है, तो अच्छी बात है। सुरक्षा दृष्टि से सरकार का ये दायित्व है कि संस्थाओं की जांच कराए, सभी संस्थानों की जांच कराना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई काम ना हो। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अब 25 मदरसे हैं बांदा में, और ऐसे में अब डिटेल्स क्योंकि मांगी जा रही हैं, किस तरीके से ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा और कितना सहयोग मदरसों की तरफ से मिल रहा है, क्या कुछ इस पर अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली बम धमाकों के बाद से लगातार अलर्ट मोड पर जारी किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड है, जिसके तहत बांदा जनपद में भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां करीब 25 से ज्यादा मदरसे पाए गए हैं। मुख्य बिंदु ये रहेगा कि इन मदरसों में कोई जनपद के बाहर का, जैसे कि जम्मू कश्मीर का या किसी अन्य राज्य का व्यक्ति, केरल का तो नहीं रह रहा है। अगर रह रहा है तो क्या वो अपनी बाकायदा ID बताए हुए है, क्या वो अपना पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड उसका है या नहीं है। तो ये सब चीजें तमाम बिंदु हैं जिस पर SIT हो या तमाम जांच एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। इसी के तहत ये जो मदरसे हैं उनकी जांच की जा रही है, और उसमें जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि डिटेल्स ये कहा गया है कि छात्रों की भी डिटेल्स ली जाएंगी और साथ ही साथ मौलवियों की भी डिटेल्स ली जाएंगी, प्रबंधकों की भी डिटेल्स ली जाएंगी, तो ये नियम लागू करने के लिए कहा गया है। तो ये किस तरीके से लागू हो रहा है? जी बिल्कुल, ये नियम लागू करना इसलिए भी जरूरी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रथम दृष्टया कि बहुत से बाहरी छात्र होते हैं, वो आकर के पढ़ने लगते हैं। मौलवी हैं जो वो बाहर के राज्यों के होते हैं, और वहाँ किस गतिविधि में शामिल रहे और यहाँ आकर अचानक मदरसे से और अपनी गतिविधियों को, पढ़ाई लिखाई की आड़ में कोई अन्य गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं, या उनका जो फोन डाटा है, फोन नंबर है, सारे लिए जाएंगे। फिर उन फोन नंबरों को सर्विलांस में लगाना, या उन फोन नंबरों के हिसाब से चेक करना कि ये कहाँ बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका पूरा डाटा रखना अपने पास, आधार कार्ड रखना, ये सब तमाम जो आइडिया हैं, पैन कार्ड हो गए, बैंक डिटेल हो गई, ये तमाम चीजों का जो रख रखाव है, इससे एक आसानी होती है उनके बारे में पता लगाने के लिए कि इनका अगला और पिछड़ा रिकॉर्ड क्या है। इस हिसाब से ये तमाम जानकारियां अभी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए, क्योंकि ATS की टीमें लगातार सक्रिय हैं, और क्या बांदा में ATS की टीम्स अभी पहुंची हैं इस जानकारी को लेने के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है आदेश मिलने पर ही जानकारी देंगे अधिकारी। देखिए, अभी ATS की टीम नहीं आई है, अभी केवल एक आदेश आया है जो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के थ्रू आया है, और जो अल्पसंख्यक जिला अधिकारी है उनको ये आदेशित किया गया है कि वो जितने भी मदरसे संचालित हैं उनसे पूरा रिकॉर्ड ले, स्टूडेंट का, मौलवियों का, वहाँ के अध्यापकों का सारा रिकॉर्ड, बैंक डिटेल से लेकर के, आधार कार्ड से लेकर के, फोन नंबर से लेकर के सारा रिकॉर्ड रख के और ऊपर शासन में भेजे। तो अभी केवल ये आदेश आया है, अभी किसी भी तरह की टीम यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन यदि कुछ संदिग्ध मिलता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि समाज कल्याण अधिकारी हो या अल्पसंख्यक अधिकारी कोई संदिग्ध गतिविधि को ऊपर बताएंगे, तब फिर हो सकता है कि कोई और देखिए क्या खुलासे इसके जरिए होते हैं और किस तरीके से इसकी भी डिटेल्स ली जाती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रोजगार 2, सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा 24 नवंबर तक सरयू से प्रयागराज संगम तक चल रही है। बुधवार को ये यात्रा प्रतापगढ़ पहुंची। यात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह कर रहे हैं। संजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि ये यात्रा राजनीतिक रस्म नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई है। प्रतापगढ़ के सदर मोड़ पर पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी कार्यालय में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने पिछड़े, दलित और निचले तबके के लोगों के न्याय के लिए यात्रा का उद्देश्य समझाया। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी, अपराध और जनता के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार चुनाव परिणाम और एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल ये यात्रा प्रतापगढ़ में 3 दिन तक चलेगी। तो देखिए, एसआईआर प्रक्रिया में वोट काटने पर भी क्योंकि उन्होंने निशाना साधा है और आम आदमी पार्टी की यात्रा है जिसको लीड कर रहे हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और 24 नवंबर तक ये यात्रा चल रही है। जनता के अधिकारों की इससे लड़ाई उन्होंने बताया है और कहा है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि ये अधिकारों की यात्रा है। और एसआईआर प्रक्रिया में वोट काटने पर भी उन्होंने इस मौके पर निशाना साध दिया है। ये सरयू से संगम तक की यात्रा है। 12 तारीख को हमने शुरू की है यात्रा और आज 8वां दिन है। प्रतापगढ़ में ही आज रात्रि विश्राम है और कल से फिर ये प्रयागराज के लिए यात्रा प्रारंभ होगी सुबह। इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने उठाने का प्रयास किया। नंबर 1 बेरोजगारी का सवाल है। आज युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, बुनकर हो, महिलाएं हो या रेडी पटरी वाला हो जिसकी दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में, जिसकी ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, पीसीएसजे हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोगों ने उठाया। छत्तीसगढ़ के कोआझार गांव के लोग सालों से कच्ची सड़क की समस्या झेल रहे हैं। बारिश के बाद सड़क पर दलदल में हो क्योंकि सड़क बदल जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर मिट्टी और साथ ही साथ पानी देखने को मिलता है, जिससे स्कूल, अस्पताल और रोजमर्रा की जरूरत में बाधित हो जाती है। तो ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। बच्चों और बुजुर्गों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया है। प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और ग्रामीण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए, सालों से सड़क की समस्या झेल रहे हैं ग्रामीण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश के बाद सड़कें दलदल बन जाती हैं पानी और कीचड़ से। तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों को होती है। आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। हिडमा के बाद आज फिर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें 3 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिसमें पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल महासचिव देवजी के मारे जाने की भी खबर है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 4 नक्सलियों की पहचान हो चुकी है, 3 की पहचान की जा रही है। वहीं दूसरी मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में जारी है, जहां एमपी छत्तीसगढ़ पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 18 नवंबर की सुबह जिस जगह पर नक्सली लीडर हिडमा मारा गया था, उसी इलाके में फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इस मामले पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।